MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात यूपी में कथावाचकों को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई वो ऐसी शुरू हुई कि लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गई, वो लड़ाई भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गई। पर अब इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा हमला बोल दिया है कि उसके ऊपर बहस छिड़ गई। यह हमला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर किसी की हैसियत धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनने के लिए बुलाने की नहीं है, क्योंकि वो 50 लाख तक पैसे लेते हैं। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। अब आप लोग समझते हैं कि अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है। अंडर द टेबल यानी कि रिश्वत लेना। अब इतना बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने क्यों लगाया? अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद में धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों जोड़ा? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महज बहाना है? असली मकसद कुछ और है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के एक बड़े आइकॉन बन गए हैं आज के समय में। अखिलेश यादव क्या जानबूझकर धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत और कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, एक मजहबी तुष्टीकरण होता है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि बीजेपी का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी अपने राज्य में मौलवियों और मौलानाओं को करोड़ों लाखों का दान देती रही। वो आज जानबूझकर कथावाचकों का अपमान करती है। इसीलिए पूछ रही हूं, आज सनातनवादी वर्सेस नमाजवादी है क्या? जो सनातन के खिलाफ है उनके साथ वो, उनके सामने वो जो सनातन के बड़े प्रतिबिंब बन गए हैं। आज ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि बिहार में वक्फ कानून के खिलाफ एक गोलबंदी इंडिया गठबंधन कर रहा है, जहां तेजस्वी यादव खुलकर कहते हैं कि वो इस कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस रैली में लाखों की भीड़ आती है, तालियां बजाती है। आज सवाल पूछ रही हूं कि वक्फ की जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। एक बार वक्फ हो गई जमीन तो कोई उस पर सवाल ना उठाए, लेकिन कथावाचक को दिया हुआ दान अंडर द टेबल हो गया। कथावाचक को दिए दान पर आखिर सवाल ठीक है क्या? क्या समाजवाद के नाम पर कुछ दल सिर्फ वोट बैंक ही देख रहे हैं और इसीलिए जहां वोट बैंक दिखता है वो यादव वर्सेस ब्राह्मण हो या हिंदू वर्सेस मुसलमान हो, वही की बात करते हैं? आज बात महाभारत में इसी की कर रही हूं, इसी पर सवाल पूछ रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देखिए। बागेश्वर वर्सेस अखिलेश, 50 लाख वाला कलेश। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? चुनावी लड़ाई समाजवादी वर्सेस नमाजवादी पर आई। समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। अच्छे लगे इमाम, कथावाचकों पर संग्राम। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। पीडीए को साधने के लिए अखिलेश यादव इसमें खूब खाद पानी देने में जुटे हुए हैं। और अब अखिलेश यादव ने इस विवाद कथा को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान दे दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? इटावा की घटना को पहले यादव वर्सेस ब्राह्मण यानी कि कथावाचक विवाद को जातीय रंग दिया गया। यूपी की राजनीति को गरमाने की भी कोशिश की गई, जिससे 2027 की पिच सेट हो सके। लेकिन अब इस समीकरण में साधु संतों की एंट्री हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश यादव के इस बयान पर बड़े बड़े कथावाचकों से लेकर शंकराचार्य भी मैदान में उतर आए। इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं।
ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो ही बनाते हैं ना। तो इसलिए हमें लगता है आप अखिलेश यादव जी शाही इमाम पे तो टिप्पणी करेंगे नहीं, शाही इमाम के साथ तो बैठ के इफ्तार पार्टी करेंगे। सम्मान अलग वस्तु होती है, तो इसलिए लेकिन उनका शाल उठा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है, ये ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर दिख रही। बीजेपी का सीधा आरोप है कि समाजवाद के नाम पर राजनीतिक दल वक्फ का समर्थन करते हैं, लेकिन कथावाचकों पर पैसे लेने के आरोप लगाते हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। क्या किसी और धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे चीज बोली जा सकती है? मठाधीश को माफिया बोलते हैं, साधु संतों को घूसखोर कह लेते हैं, और असलियत में घूसखोरी और भ्रष्टाचार कौन करता है, कौन चारा चोरी, कौन लैंड चोरी और कौन टोटी चोरी करता है, ये पूरे देश को। इटावा चोटी कांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर पॉलिटिकल संजीवनी हासिल की जा सकती है, लेकिन इस जाति कार्ड को योगी आदित्यनाथ भाप चुके हैं। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कथावाचक की जाति से शुरू हुई विवाद कथा थमने का नाम नहीं ले रही। महाभारत में आज सवाल यही कि कथावाचकों के नाम पर जाति की लड़ाई कब तक होगी? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए जातिवाद का मुद्दा भुनाया जा रहा है? क्या देश में एक तरफ वक्फ के समर्थन में उतरने वाले कथावाचकों पर सवाल उठाएंगे तो समाजवाद बनाम नमाजवाद की लड़ाई नहीं कहलाई जाएगी? अगर वक्फ के नाम पर दान दिया जाए तो दान, लेकिन कथावाचकों को दान मिले तो वो अंडर द टेबल रिश्वत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ है मुस्लिम स्कॉलर, और अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज बहुत चर्चाएं हो रही है। भाटी जी, आपने पहले ही सुन लिया, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके नेता पर अटैक किया, क्योंकि आपके नेता क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। ये जो पूरा कथावाचक वाला विवाद है, ये यूपी में इस वक्त हर कोई इस पर बयान दे रहा है। ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया, उसके बाद उस पर बहुत सारे सवाल भी उठे, आपके नेता ने सम्मान, लेकिन इस सब में अब धीरेन्द्र शास्त्री पर अटैक क्यों आ गया? भाटी जी, धीरेन्द्र शास्त्री को इस पूरे विवाद में खींच कर लाए आपके नेता और कह रहे हैं इनको कौन बुला सकता है, तो 50 लाख लेते हैं और ये अंडर द टेबल लेते हैं। हाँ, मैं सारी बात का जवाब देता हूँ, पूरे विषय को ठीक से समझाता हूँ, कृपया थोड़ा सा समय दे दें। जी जी, बोले ना। आपने कहा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहाँ से सवाल आ गया, कहाँ से ये विषय आ गया। व्यापार सभा की मीटिंग थी, उसमें अखिलेश यादव जी व्यापार सभा की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। व्यापार से संबंधित सवाल होने के बाद में पत्रकारों ने ये सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव जी ने मात्र इतना कहा है, उन्होंने केवल इतना कहा कि जो कथा कह रहे थे मुकुटमणि यादव, संत सिंह यादव, उस गांव में पहले भी यादवों ने कथा कही है, और क्योंकि वो सस्ते में कथा कह देते हैं इसलिए गरीब लोग उन्हें बुलाते हैं। अब हर आदमी तो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला नहीं सकता, क्योंकि वो तो 50 लाख रुपए लेते हैं कथा कहने के। तो इसमें कौन सी बात गलत है? क्या बताती हूं आपको कौन सी बात गलत है? सकते या यादव लोग कथा नहीं कह सकते? नहीं, पहले मेरी पूरी बात। हाँ, बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए पूरी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गलत क्या था। जी बोलिए प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ, हाँ नहीं, आप बताना। अब आपने इसे जोड़ दिया सनातन से और वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड का तो कोई इसमें जिक्र ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आपको बंटवारा करना है और वो लोगों को के अंदर भ्रम फैलाना, इसलिए उसे वक्त किसे करना है, क्या करना है भाटी जी? सनातन, मुझे क्या हिंदू मुस्लिम करना है?
आपने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम करना है, बंटवारा करना है। हम यहाँ बंटवारा करने बैठे हैं, हम यहाँ बंटवारा करने बैठे हैं। और अब भाटी जी आप कहेंगे कि मैं आपको पूरा बोलने दूं, उसके बाद मैं आपका इसका जवाब दूं। मुझे बोलने दें। अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मुझ पर बंटवारे का आरोप लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाएंगे और मैं आपको पूरा बोलने दूं और इंतजार करूं अपनी बारी का। अब गलत आरोप लगाने पर और गलत बयान देने पर मैं रुक सकती हूं क्या? भाटी जी आप बताइए। मैं यहां हिंदू मुस्लिम करने बैठी हूं। नहीं, अगर हम सच बोलेंगे तो आप बोलने नहीं देंगे। ये सच है, मतलब तो यही हुआ सीधे सीधे। ये सच है। चैनलों का काम आजकल रह क्या गया है? नहीं तो भाटी जी मैं आपसे पूछूं कि कथावाचक चाहे 50 लाख ले या 1 करोड़ ले, वो अंडर द टेबल कैसे है? पहली बात, कथावाचक अगर पैसे ले रहा है, मुझे नहीं पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कितने पैसे ले रहे हैं, मुझे नहीं पता है, सच में मुझे नहीं पता। और ना मैं ये कहती हूँ कि कथा ब्राह्मण ही करें, मैं तो खुलकर कहती हूँ कथा कोई भी कर सकता है। और मैंने महाभारत के पहले शोज में भी ये कहा है, कथा करने का अधिकार सबको है। जवाब देता हूँ, लेकिन आप ये बोलेंगे कि कथावाचक अंडर द टेबल पैसे लेता है। जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। एक बात का जवाब देता हूँ, एक बात का जवाब देता हूँ। अगर वही भजन, वही कथा मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव गाएं तो सनातन कमजोर हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। वही भजन और बिल्कुल नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री गाए, कृपया सुन तो न, सुचरिता जी सुन। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे नहीं बीच में आप टोकेंगी तो बात हो ही नहीं पाएगी। नहीं बोलिए। मैं आपके कहे हुए शब्दों का ही केवल विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ। आपने कहा सनातन पे हमला है, सनातन से दिक्कत है, वक्त से दिक्कत नहीं है, सनातन को वो मिले तो दिक्कत है। वही कथा, वही भजन संत सिंह यादव के हैं, मुकुटमणि यादव के हैं तो सनातन पे हमला हो गया, सनातन कमजोर हो गया। वही कथा और वही भजन धीरेन्द्र शास्त्री के तो सनातन मजबूत हो गया। और आप कह रही हैं आपको पता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री कितने लेता है, तो आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार, आपको पता करने पे कर बैठना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 50 लाख से 1 करोड़ से कम में होती नहीं है। ठीक है। अब मैं अंडर टेबल की आपको बात बताऊं, अभी कुछ महीने पहले यहीं मेरे घर के पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में कथा करके गए थे धीरेन्द्र शास्त्री। मैं 10 लोगों को आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में ला सकता हूं जिनसे आयोजकों ने यह कहा कि आपके घर पे महाराज जी चाय पियेंगे, आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 5 लाख 10 लाख रुपए चाय पीने के लेते हैं। ये अंडर टेबल है या नहीं है? जो धीरेन्द्र शास्त्री रात दिन पाखंड फैलाता है, मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूं, वो मेरा पर्चा निकाल दे, मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए भाटी जी। अब आपने देखिए बहुत को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मैं आपको टाइम बताऊंगी, 6:09 हो रहे हैं। अभी तक शुरुआत में सिर्फ आप बोले हैं, मेरा कोई और मेहमान नहीं बोला है। आखिरी 2 वाक्य मेरा और कोई मेहमान अभी तक नहीं बोला है। 6:09 हो रहे हैं। सुचरिता जी मेरे आखिरी 2 वाक्य सुन ले, फिर आप इन्हें बुलवाते रहे। हाँ ठीक है, बोलिए। टाइम मत देना, मैं आखिरी 2 वाक्य सुन। बोलिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा में ये कहता है कि हमने रावण से बात की टेलीफोन पे, हेलो डियर रावण क्या कर रहे हो? जो धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान का नंबर अपने पास होने का दावा करता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री सीमा पे कब अटैक करेगा पाकिस्तान ये बताने का दावा करता है, वो पाखंडी है या नहीं है? इस पाखंड का विरोध चैनलों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पत्रकारों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या इस पाखंडी को बढ़ावा देना चाहिए? अब मैं चीज नहीं, देखिए मैं अब भाटी जी एक चीज बोलना चाह रही हूँ, इस डिबेट को ओपन करना चाह रही हूँ। नवल जी इंतजार कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी इंतजार कर रहे हैं, आचार्य जी, राजेश जी सब इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर बता देती हूँ, 6:10 हो रहे हैं। अभी तक सिर्फ मेरे एक ही मेहमान बोले, राजकुमार भाटी जी। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ भाटी जी क्योंकि बाद में आप कहेंगे आप हमें बोलने का मौका नहीं देती हैं, तो ये मैंने समय इसीलिए बताया है, सारे मेहमानों के सामने बताया है। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को मैं या तो एंडोर्स कर रही हूँ, ना मैं उनके खिलाफ बोल रही हूं। धीरेन्द्र शास्त्री की एक अपनी फॉलोइंग है, वो कथा कहते हैं, लोग उन्हें सुनने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप उनके लिए हुए पैसे को अंडर द टेबल कहते हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूं, मैं ये पूछना चाह रही हूं, यहां पर बैठे हुए हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि वक्फ के नाम पर जो वक्फ कर दी गई जमीन, जो वक्फ बोर्ड को दे दी गई जमीन, उस पर कोई सवाल नहीं है, वो दान कर दिया गया। मैं क्यों पूछ रही हूं ये सवाल? और अगर यहां किसी कथावाचक को दान किया जाए तो उस पर ढेर सारे सवाल हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक आम आदमी की तरह पूछना चाहती हूं। हर्षवर्धन जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि उस पर तो इतने बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कि हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। नवल जी बैठे हुए हैं, उनके नेता ने कहा है
उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन अगर एक संत कथा बोलता है और वो अगर पैसे लेते हैं, मैं फिर कहूंगी, मैं क्यों किसी के जाकर पता करूं कि वो कितने पैसे ले रहे हैं? भाटी जी, मैं तो अपने मेहमानों का पता नहीं करती हूं, मैं किसी का जाके क्यों पता करूं कौन कितने पैसे ले रहा है? लेकिन वहां पर एक बात बताइए मुझे, हर्षवर्धन जी, एक मिनट, मैं राजेश जी आपके पास जाऊं, मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रही हूं। हर्षवर्धन जी, इस बात पर यह कहना कि वो अंडर द टेबल पैसे ले रहे हैं, वो तो 50 लाख रुपए ले रहे हैं, भाई आप क्यों लेकर आए धीरेन्द्र शास्त्री को इस विवाद में? पहले आपने उसे ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाया है, उसके बाद उस पर सियासत चल रही, सब देख रहे हैं, और अब धीरेन्द्र शास्त्री नए टारगेट हो गए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पैसे ले रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री अंडर द टेबल ले रहे हैं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, पहले मैं हर्षवर्धन जी से पूछूं। सुचरिता, मुझे बड़ा सचमुच एक तरह से कहें कि आश्चर्य भी हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। और आजकल अखिलेश यादव जी का भी और राजकुमार भाटी जी का भी ब्राह्मण निशाने पर हो तो बड़ा अच्छा लगता है इनमें, और पता नहीं इनको पता है कि नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं जब से देख रहा हूं और उसके पहले भी, कोई भी ब्राह्मण यादव जाति संघर्ष का कोई इतिहास है नहीं। मुलायम सिंह यादव इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, और कोई एक इतिहास उठाकर बताएं तो भाटी जी को याद हो तो बताएं। ठीक है, अलग अलग जातियों में संघर्ष होता है, जाति संघर्ष, जाति सच्चाई तो जाति संघर्ष सच्चाई। जो इटावा के उस गांव में हुआ था वो नीच कर्म हुआ था जो कथावाचकों के साथ हुआ, और जो कथावाचक फर्जी आधार कार्ड बनाकर जाति छिपा कर रहे थे वो भी नीच कर्म था। दोनों की कानून ने सजा दी, दोनों के एफआईआर हुए, दोनों में गिरफ्तारियां हुई। उसके आधार पर जो अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मानित किया, अब वो क्या था वो ईश्वर जाने। वो कार्यालय में अपने बुलाकर उनको वहां ढोलक बजवाना और वहां वो उसको पूरा विवाद बताना, वो क्या था? उसके बाद 19 लड़के यादव समाज के ही वो दंगे में, हुड़दंग में पकड़े गए। उसमें कुछ यादव ही नहीं थे, कुछ एक ब्राह्मण भी थे, और वो सब जेल गए। उनको छुड़ाने कोई नहीं आया, ना अखिलेश यादव आए ना कोई और। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अखिलेश जी का तो सब जो मामला है वो चल गया, और नुकसान किसका हुआ? वो नौजवान बच्चे। ये कहना जरूरी था। अब दूसरी बात, अभी ये भाटी जी ने कहा कि वो पाखंडी है, ये इस तरह से मैंने आज तक इनको कभी और किसी को बोलते सुना ही नहीं। किसी का पता चल जाए कि ब्राह्मण है ना, तो राजकुमार भाटी के मुंह से जहर निकलने लगता है, और बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहता हूं भाटी जी आप तो ज्यादा सक्षम हैं, मुझसे तो बहुत सक्षम है आप यहाँ, लेकिन पता नहीं कौन सा मन में जहर बहर गया। और पिछले 6-8 महीने में सोशल मीडिया ने राजकुमार भाटी को इतना बर्बाद किया है। मैं सच बताऊं, ये बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं। मेरी इनसे निजी बातचीत जब होती है या टीवी पर भी जब पहले डिबेट होती थी तो आनंद आता था, क्योंकि तर्क करते थे। अब इनके दिमाग में कुछ भर गया है जो शायद इस वक्त की कंपल्शन हो गई सभी प्रवक्ताओं की, तो ये संकट है। लेकिन अब 2 लाइन से बोल देता हूं, क्या समाजवादी पार्टी में हर व्यक्ति भाटी जी की तरह ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर टीवी पर चमक सकता है? नहीं चमक सकता। बहुत से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे जो सारे जीवन वो जिले का जो संवाददाता होता है उसके सामने नहीं बोल पाते। क्या समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति जैसे व्हाइट हाउस में, सुचेता मैं पूरा कर लूं, 5 लाइन बोलूंगा, 5 लाइन। सुचेता, क्या अखिलेश यादव की तरह व्हाइट हाउस समाजवादी पार्टी के और लोगों का होता है? तो क्या हर कोई कह दे कि अखिलेश यादव अंडर द टेबल ले रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा ले जा रहे हैं? क्या कथावाचक जो है, एक छोटा कथावाचक होगा, कम पैसे लेता होगा, एक कोई पुजारी होगा जो कम पैसे में कथा करा देता होगा। पुजारी सही में बड़े कम पैसे में कथा करा देते हैं। भाटी जी भी हमको लगता है, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते। हम लोगों के यहाँ तो जो पुजारी आते हैं, हमारे जात के आगे उपनाम भले लगा हुआ है, लेकिन हम लोग कथा नहीं कराते हैं। कथा कराने वाले नहीं मिल रहे, मंदिरों में पुजारी नहीं मिल रहे। इसी घृणा, इसी नफरत, इसी जहर की वजह से जिस भी ब्राह्मण की थोड़ी सी स्थिति ठीक हो रही है वो अपने बच्चों को दूसरे काम में लगा रहा है। लेकिन कमाल की बात ये कि जब बाबा बागेश्वर जैसे इतने प्रतिष्ठित संत, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई पाखंड है तो आप उसको चुनौती दीजिए, आप उसको लड़िए जाके, लेकिन जो भरोसा कर रहे हैं अगर वो आकर कहे तो कहिए। अंडर द टेबल मतलब क्या हो सकता है? रिश्वत ले रहे हो किसी के, आप कह रहे हैं कि चाय पीने के लिए पैसा लेते हैं, किसी से जबरदस्ती कनपट्टी पे कट्टा सटाकर पैसा लिया, वो लोग बाबा बागेश्वर के साथ चाय पीने के लिए पैसा अगर दे रहे हैं तो ये उनका दोष है ना। भाटी जी, आपके साथ भी चाय पीने के लिए बहुत लोग चंदा देते होंगे, आपके साथ बैठने के लिए। आप छोटे व्यक्ति थोड़ी ना। ये जो देखिए खतरनाक काम मुझे लग रहा है हर्षवर्धन जी बहुत सरल भाषा में बहुत सही बात कह रहे हैं। भाटी जी, इसको समझ लीजिए। उन्होंने जो बात कही है
उन्होंने जो बात कही, मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं, मैं फिर कहूंगी, आपने कहा कि आपको यहाँ बैठा, आपको पता करके बैठना चाहिए कि वो कितने पैसे लेते हैं कथा के लिए, और आप यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, आप यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता। मैं हर्षवर्धन जी से इस बात में सहमत हूं कि भाटी जी पिछले कुछ महीनों में तो आपको कुछ हुआ है, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ये, उस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से थोड़ा निकल जाइए भाटी जी, हम लोग आराम से बात कर पाएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के चक्कर में ना हम वही बात कहते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन जो दिल से निकली बात है उसे कहिए, दिल से निकली बात को कहिए। मैं एक बार मैं पूछ रही हूँ, नवल जी भी बैठे हुए, नवल जी के पास, राजेश जी को लीजिए स्क्रीन पर। राजेश जी, उन्होंने कहा कि हर कोई कथा नहीं कह सकता है, हर कोई अगर कथा कोई पैसे ज्यादा ले रहा है। नहीं सुचेता, एक लाइन आप सवाल पूछिएगा, बोलिए। एक तो ये कहना बंद कीजिए भाई, भारत में हर कोई कथा कहता है, ये झूठ फैलाने का काम क्यों हो रहा है? मैं सहमत हूं। कहता है, कह नहीं सकता, मैं पूरी तरह सहमत हूं। कोई मुरारी बापू की, यहाँ तक कि स्वामी रामदेव जी की कोई जाति पूछ के करता है, देखिए लगा के लोग उनके चरणों में झुके रहते हैं, और ये मुझे लगता है हमारी भी जिम्मेदारी है सर। मैं तो ये खुलकर कहती हूँ कि जिम्मेदारी हमारी है, हमें ये कहना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल। और इसीलिए मैं राजेश जी आपसे कह रही हूं, उनका ये कहना है, अगर उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर कथावाचक बहुत सारे पैसे ले रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने यादव कथावाचकों को बुलाया, क्योंकि वो पैसे अगर नहीं दे पा रहे थे तो कोई सस्ते में कथा कह दे। मुझे नहीं लगता आपको इस पर आपत्ति होगी, या फिर आपत्ति है? हाँ, मैं तो ऐसी जगह से आता हूँ संयोग से, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ इस बात का, मथुरा वृंदावन में रहता हूँ और वहां से चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी हूँ। और मथुरा वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ देश के सारे संत रहते हैं, भागवताचार्य रहते हैं, और हर संत की, हर भागवत कथा या राम कथा कहने वाले की ये इच्छा भी रहती है वो वृंदावन में एक छोटा सा आश्रम बना करके यहाँ रहे, और उनकी कोई जाति नहीं है, सब जातियों के साधु सन्यासी ब्रज में रहने का काम करते हैं, कथा भागवत कहने का काम करते हैं, और सबसे हम लोग संपर्क में रहते हैं। साधु की क्या जाति होगी जी, संत की क्या जाति होगी? संत की कोई एक ही जाति है कि वो संत है, वो साधु है। यदि कोई उसको जाति में बांटने का काम कर रहा है तो ये बड़ा सोचनीय विषय है, कितना निम्न स्तर की सोच हो सकती है जो साधु महात्माओं को, जो संत महंतों को जाति में बांटने का काम कर रहा है। आइए ना मेरे यहाँ वृंदावन में, देखिए आकर के किस किस जाति के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, निषाद समाज के लोग भी हैं, सब समाज के साधु हैं, कोई नहीं जानता उनको, सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सब एक साथ सारे काम करते हैं। तो आज इस तरह की जो बातें अखिलेश यादव कर रहे, नहीं, पर आप राजेश जी आप ये तो बात कह रहे हैं, राजेश जी ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन फिर आप समाजवादी वर्सेस नमाजवादी का आरोप क्यों लगाते हैं? सनातनवादी वर्सेस नमाजवादी का आरोप क्यों लगाते हैं? मैं ये भी पूछूंगी। आचार्य विक्रमादित्य स्क्रीन पर हैं, नवल जी स्क्रीन पर हैं। मैं एक बार जरा पूछना चाहती हूँ, नवल जी, उन्होंने कहा, भाटी जी ने कहा हम नफरत फैला रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, एक आम आदमी जो घर पर बैठे सोचेगा, वो ये सोचेगा कि आप बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज वक्फ हो जाती हैं, लेकिन उसको आप दान कहेंगे, लेकिन एक कथावाचक को 50 लाख का दान भी आप कहेंगे 50 लाख अंडर द टेबल है। तो आपने जो बड़ी रैली आपके नेता कह रहे थे और वहां कह रहे थे कूड़े में फेंक देंगे, इसीलिए कह रहे थे क्या कि वो एक वोट बैंक, एक सियासी मजबूरी है, आपको कहना पड़ रहा है, आपको कहना पड़ रहा है। तो उस वाला दान, वो दान है। नवल जी, देखिए सुचरिता जी, आप कितना मेहनत कर रहे हैं सच को झूठ और झूठ को सच करने में, ये पूरा देश देख रहा है। जब आप डिबेट ही करते हैं, समाजवाद और नमाजवाद सब का इस्तेमाल करते हैं, आपको यह मालूम ही नहीं है कि समाजवाद के खिलाफ कौन है। त्रिपाठी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवाद और सेकुलरिज्म की चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में भी है और भारत के राजनीतिक चरित्र का अभिन्न अंग भी है। लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है 80% हिंदू होने के बावजूद भी, और जो लोग जाति का खाते हैं और कहते हैं बटोगे तो खटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये सारी बातें पूरे भारतीय राजनीति के विमर्श में है। और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं, आपको ये नहीं मालूम है क्या कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी जब थे उस समय, तो सीए एनआरसी को विधानसभा से पारित करा कि हम लागू नहीं होने देंगे।
जो कानून धर्म को टारगेट करता है, धर्म के आधार पर टारगेट करता है, और ये पूरे देश में मालूम है कि ये जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो भारतीय जनसंख्या के 15% हिस्से के दुश्मन हैं और उसको मानते हैं कि ये दुश्मन है, पूरा डेमोनाइज करते हैं इस राजनीति में। हम लोग उसके खिलाफ में हैं। अगर हम बोलते हैं उनके पक्ष में या उनकी राजनीति में हम बोलते हैं तो आप कहते हैं कि हम नमाजवादी हैं, समाजवादी नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बीजेपी बोल रही है, राजेश जी की पार्टी बोल रही है, जो लोग ये राजेश जी की पार्टी बोल रही है। देखिए, एक तो आप फर्क करना सीखिए सर, बीजेपी को सर आप फर्क करना सीखे। नहीं, आपने आरोप तो मुझ पर लगा दिए, टारगेट आपने मुझे कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि आप इससे पहले सुनिए ना पहले, अरे मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। आप क्यों इतना जल्दी समझना चाहती हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बात कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बहुसंख्यक आबादी का सहारा लेकर पूरे देश में 15% जो लोग हैं जो इस देश के अभिन्न हिस्से हैं, हाँ। उनको वो लोग डेमोनाइज कर रहे हैं। यह वास्तव में जो है संप्रदायवाद है, और वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेकुलर। अच्छा, वो डिमोनाइज कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को। राजेश जी, आप लोग डिमोनाइज कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को। नहीं तो ये तो फिर आपके हिसाब से ये जातीय जहर भी फैला रहे हैं, ये धर्म के नाम पर भी जो बात आप आरोप लगाते रहते। राजेश जी, आप पर आरोप लग रहा है, आप श्रोता को समझ देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी के अपनाने से करते हैं। ये बताइए, साधु संतों का, महंतों का अपमान हमारे कहने से करते हैं क्या? इनकी ये वर्किंग है, इनकी ये कार्यशैली है। उस वर्ग को खुश करने के लिए, केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, उस वोट बैंक को साधने के लिए ये हर काम। नवल जी देखिए, मेरी कोशिश बड़ी क्लियर रहती है, मेरी कोशिश क्लियर रहती है कि आप लोग एक एक करके बोले जिससे बात जाए। देखिए, आपने हाँ, एक सेकंड राजेश जी, एक मिनट। नवल जी, मेरा सवाल बस छोटा सा था, मैं चाहूंगी आप टू द पॉइंट उस पर बात करें, क्योंकि आचार्य जी, मुमताज जी सब इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ नवल जी को लीजिए, उनका ऑडियो बढ़ाइए। देखिए, आप हमसे और भाटी जी से छोटा ही जवाब चाहते हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, सुनना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैंने घड़ी की सुई आपको दिखाई शुरुआत में, क्योंकि भाटी जी तो बड़ा जल्दी से आरोप लगा देते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया। अब आप 6-10 तक अगर वही एक ही मेहमान मेरा बोला, इसीलिए मैंने घड़ी की सुई बार बार दिखाई। आपको भी ये पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ एक नवल जी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है। फिर वही बात है, आपसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, फिर मैं आचार्य जी और मुमताज जी के पास जाऊंगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप वक्फ पर इतना हार्ड स्टैंड लेते हैं कि आप रैली में कहते हैं आपके नेता कि हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे इस कानून को, वो भी दान की हुई जमीन है, तो दान वहां पर तो दान है, वहां पर तो दान है, वहां पर आपके लिए दान है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये दान की हुई जमीन को वापस लेने का एक प्लान बनाया, हम इस कानून को फेंक देंगे। लेकिन यहां पर कथावाचक को दान जो है वो इतना खराब लगता है कि उसको अंडर द टेबल कहा जाता है। मैं सिर्फ दोनों में कंपैरिजन कर रही हूं, इस पर आप बोलिए प्लीज। नहीं, आप बिल्कुल हम बोलेंगे। आपको यह मालूम नहीं है क्या कि 3 कृषि कानून जो बने हैं, हम लोग उसके खिलाफ में भी है, सरकार ने वापस क्यों लिया? वो भी तो कूड़ादान में ही गया ना। पूरे देश का 1 साल बर्बाद किया गया, आपके जैसे चैनल का समय बर्बाद किया गया, हमारे जैसे प्रवक्ता का समय बर्बाद किया गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया। कहने वाले यही हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग। आप कौन सा बात कर रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का कानून है वो पहले से है, ये कोई किसी हम थोड़े बनाए हैं उसको। आप चाहते हैं कि इस देश का चरित्र हनन करें, आप चाहते हैं कि इस देश का संविधान खत्म हो जाए, और वो लोग खत्म करना चाहते हैं जो लोग गुलामों के गुलाम थे। आप आज कहते हैं, आरएसएस सामने आकर कहता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि आप कम्युनल लोग हो, आप सेकुलर नहीं हो, आपको सारे धर्मों में विश्वास नहीं है, आप लोगों को कम्युनल। आप कहते हैं दंगा करने वाले कौन होते हैं, दंगा करवाने वाले कौन होते हैं? जो लोग उसमें भी है जातीय समीकरण देखिएगा, तो जो लोग दंगा कराते हैं वो लोग पीछे रहते हैं, जो इनसे दंगा करवाते हैं वो लोग गरीब दलित और पिछड़े होते हैं। देखिए, मैं एक चीज आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही हूँ, सिर्फ नवल जी, मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ। हर्षवर्धन जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा हर्षवर्धन जी जैसे लोग ऐसा करते हैं, तो हर्षवर्धन जी जरा इनको प्लीज जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सर, आपका जवाब ले लेते हैं। वो हर्षवर्धन जी जैसे लोग क्या सोचते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। है कि नहीं है? हाँ ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी।
देखिए, एक तो सुचेता मैं नवल जी के सामने बोल नहीं पाऊंगा, बहुत तेज आवाज है इनकी, चिल्लाते हैं, दमदार लोग हैं, तो मैं तो शांत ही हो जाऊंगा। फिर कहेंगे तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन अभी ये कह रहे हैं तो तुरंत की घटना मान लेते हैं, तुरंत की घटना। मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये भी नहीं। सुनिए हाँ, मैं तुरंत की घटना पर बात करता हूं। और दर्शक जो अभी देख रहे हैं ना, महाभारत जो देख रहे हैं, 2 जगह पर दंगे की स्थिति आई, 2 जगह पर, एक है इटावा और दूसरा है हमारे यहाँ प्रयागराज के बगल। और दोनों जगह क्या हुई, एक जगह अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाकर जो प्रेस वार्ता की, उसके बाद वो हालात बने। बाकायदा अहिर रेजिमेंट, ब्राह्मण सभा, ऐसे आमने सामने विवाद खड़े हुए। चाहे ब्राह्मण के घर का बच्चा गया हो, चाहे यादव के घर का बच्चा, उसका नुकसान तो हो गया। अभी चंद्रशेखर वहां है, जो नगीना सांसद, वो वहां बैठे हुए हैं। पुलिस बाकायदा उनको सुरक्षा में ले जाकर परिवार से मिला रही थी, लेकिन ना, उन्होंने भी वही काम किया। और अब दोनों लोग, जो बच्चे पकड़े गए, जिनके खिलाफ एफआईआर हो गई, ना तो समाजवादी पार्टी और ना चंद्रशेखर रावण की पार्टी वो उनके साथ जाने को तैयार। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, ये नेताजी लोग जो कुछ भी करें भैया, दंगे में मत जाओ, हुड़दंग मत करो। सचमुच नवल किशोर जी ने एकदम ठीक कहा, मैं नवल किशोर जी सहमत हूं। बिल्कुल नहीं आते हैं इनके साथ लोग, ये बड़े लोग नहीं आते हैं, नेता लोग। तो नवल जी तो टीवी पे बैठ के बोल देंगे, हम टीवी पे बैठ के बोल देंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन जो सड़क पर जाकर लड़ेगा होगा। तो अखिलेश जी और चंद्रशेखर जी का कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक कहा। तो नवल किशोर जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इसमें कोई बहस नहीं। अब दूसरी जरूरी बात, नवल भाई, दूसरी जरूरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि समाजवाद, आप बीच में बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं सुनाई देगी। ठीक है, मैं नहीं नवल जी देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, एक करके बोलिए प्लीज। मुझे मुमताज जी और आचार्य जी के पास जाना है। नहीं सुनाई पड़ता, मुझे हर्षवर्धन जी। नवल भाई, हम दोनों बाहर से जुड़े हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे तो नहीं सुनाई देता। आप बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। अब दूसरी जरूरी बात, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, हाँ। इससे किसी को समस्या नहीं है, लेकिन ये हमारे देश का मूल चरित्र नहीं है। मूल बात, दोनों का फर्क समझिए। समाजवाद और सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट, ये हमारा मूल चरित्र नहीं है। हमारा मूल चरित्र हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति है, जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है। हमारे यहाँ कम्युनल से सेकुलर नहीं बना है ना नवल जी, हम यूरोपियन कल्चर लेकर नहीं आए हैं ना। और जब आप कहते हैं कि सोशलिज्म, तो बिल्कुल मैं मान लेता हूं। तो क्या जो समाजवाद के अलावा कुछ और मानता है, उसको इस देश में दोयम दर्जे का माना जाएगा? ये मूल बात समझिए आप लोग। ठीक है, मैं एक बार मुमताज जी वर्सेस आचार्य जी, मैं एक बार आचार्य जी वर्सेस मुमताज जी, एक मिनट मैं ये सुनना चाह रही हूँ। आचार्य जी बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, मुमताज जी भी, दोनों को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। मैं एक करके आ रही हूँ। आचार्य जी मुझे बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं कथा करने के लिए, आम लोग उन्हें नहीं बुला सकते, बहुत से लोग शायद इससे सहमत होंगे, दिक्कत कहां पर आई? क्या लोग सहमत हैं इस बात से जो अखिलेश जी ने कहा? सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि धीरेन्द्र शास्त्री आज से 2 साल पहले ही टीवी पर आके इस बात को कह चुके हैं कि वो कथा के लिए कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मेरा एक सबमिशन आपके लिए ये है कि आज इस डिबेट में जिस प्रकार से भारत के समाज के प्रति, भारत के श्रेष्ठ समाज के प्रति, आज चैनल के प्रति, आपके प्रति जिस प्रकार से दुराग्रह किया गया, ये बहुत निंदनीय है। क्या समाजवादी यही करेंगे कि चैनल पे बैठे हुए लोगों को गाली देंगे? बांट कौन रहा है समाज को? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? यादव जातियों में कौन बांट रहा है? कि यहाँ मुझे बताइए, मुलायम सिंह जी ने आज से कुछ वर्ष पूर्व एक बात कही थी, लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कियों को छेड़ो और उसके बाद उनको सम्मान करो। आज कौन कर रहा है सम्मान? आज सम्मान किया गया ना, 50-50 हजार रुपए और नचने का नाच करवाने वाले स्थिति क्या है? स्त्रियों को छेड़ा गया, उसके बाद उनको सम्मान देने की बात की गई। और यहाँ भाटी जी बैठकर जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अखिलेश जी के लिए अखिलेश जी को शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन बाबा के लिए, अंत के लिए कितनी बदतमीजी के शब्द उपयोग किए हैं। क्या ये शब्द किसी मौलाना के लिए कर सकते हैं? नहीं करेंगे। मुझे बताइए, आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जगदा बाबू, एक वहां पर आरजेडी वाले हैं, सरकार इनकी थी, कितने आप शब्द राम के लिए, कितने शब्द रामचरितमानस के लिए उपयोग किए? किस प्रकार के लोग हैं? किसी और पूरे विश्व में इस वक्त इस्लामिक आतंकवाद का जो वर्चस्व छाया हुआ है, उसके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। मुझे बताइए क्या स्थिति मची हुई है? वहां नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ गाली देने के लिए क्योंकि सरकलम वाले लोग है नहीं यहाँ पर। मुझे बताइए, एक आरजेडी की या समाजवादियों की पार्टी की रैली होती है, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं? कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं? उसके लिए पूछा जाता है अंडर टेबल कहां बच जाते हैं? टाइम दीजिएगा, 2 सेकंड टाइम और दीजिएगा। मुझे बताइए, एक बात मैं उठाना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए थे साइकिल पे चलते थे,
ना नौकरी करी, ना कोई बिजनेस किया। कैसे आज अरबों खरबों रुपए की जायदाद बन गई है पूरे परिवार की? बोलिए कहां से साइकिल दिखाऊं उनकी? साइकिल पे चलते थे, कौन साइकिल पे चलते थे? आज तमाम राजनीतिक दल जिस प्रकार भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आचार्य जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुमताज जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे भाटी जी से रिएक्शन लेना पड़ेगा। भाटी जी उन्होंने 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आप लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं, ऐसा आप और धर्मों के जो धर्माचार्य हैं उनके बारे में आप नहीं करेंगे, इसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपकी, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप 50 लाख की बात धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बड़ा कहते हैं कि 2 साल में इतने कैसे बड़े बन गए। वो कह रहे हैं साइकिल पे चलने वाले लोग आज कैसे चल रहे हैं। दोनों का जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, जब हम आपके ऊपर किसी भी टीवी शो में एंकर के ऊपर ये आरोप लगाते हैं या चैनल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो आप नाराज हो जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आपने 3 बार टाइम दिया और राजेश चौधरी जी को 2 बार टाइम दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के तो आपने कब आई मैं आपसे नाराज हुई, बताइए आप मुझे। भाटी जी ये महाभारत की, आचार्य जी एक सेकंड, महाभारत की खूबसूरती इसी में कि यहाँ पर आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप आरोप लगाते हैं, लेकिन तब भी आप बोलते हैं। अब 6-10 तक बोलने के बाद आप फिर बोल रहे हैं, बताकर बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने शानदार भाषण दिया है 3-3 मिनट का, आपने बिल्कुल एक शब्द नहीं टोका। मुझे आपने हर वाक्य पे टोका है। पहली बात, ऐसे आचार्यों को बुला के बैठाते हैं जो राजनीतिक बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी आरजेडी की कमियां बताएंगे, मुलायम सिंह यादव कमियां बताएंगे। अरे अगर आचार्य हो तो धार्मिक बातें करो, धार्मिक उपदेश दो। तीसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य में या श्री अखिलेश यादव जी ने एक भी शब्द जातिवाद पे नहीं बोला। कोई जातिवाद की बात नहीं की। जातिवाद की बात उठाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। पाखंड का विरोध करने को आप ब्राह्मण का विरोध क्यों मानते हैं? मैंने तो केवल पाखंड का विरोध किया है और मैंने उसके उदाहरण दिए हैं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि रावण से मेरी फोन पे बात हुई, हनुमान का मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं ये बता सकता हूं कि कहां हमला होगा, मैं पर्चा निकाल सकता हूं, वो पाखंडी है या नहीं है, मुझे आप इसका वो बता दें। 50 लाख रुपए कथा के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 10-10 लाख रुपए चाय पीने के घर पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो जिस देश में एक सुनियोजित तरीके से पाखंड को और पाखंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा, ये जातिवाद की लड़ाई है ही नहीं। हमारे माता प्रसाद पांडा जी के ऊपर गोरखपुर में हमला किया गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उठाए उसके बाद। अगर ये जाति की लड़ाई है तो हमारे नेता विरोधी दल है नहीं, हमारी पार्टी के नेता नहीं, बीजेपी के विधायक के नेतृत्व में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, सरेआम बीजेपी गुंडागर्दी कराएगी। हम बोलेंगे तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाएगा। मैं जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। भाटी जी आप क्योंकि ये बात कह रहे हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, मैं हर्षवर्धन जी की भी बात नहीं करती हूँ। अब जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके कई बयानों को आपने कोट किया है इसी महाभारत में, इसीलिए मैं उन्हीं का बयान आपके सामने कोट कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं अखिलेश जी को, इन कथावाचकों को बुलाकर ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए था। और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही जातिवाद को बढ़ाना होता है। अब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपने उनको इतनी बार कोट किया है, उन्होंने अगर ये बात कही तो ये सही कही या गलत कही? आपने सम्मानित किया, आपने वहां से शुरुआत की, आपने कहा कि ये देखिए जातिवाद, जबकि वहां पर केसेस अलग हैं। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। मैं ना आपसे सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूं कि एक कथावाचक पर के खिलाफ ये पर्सनल आपकी एक खुन्नस है, ये व्यक्तिगत है, या फिर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये सिर्फ एक तरह का एम्बलेम है, निशाना कहीं और है? भाटी जी देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो ये भी कहा है कि केवल ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कह सकता। हम तो उनकी बात से सहमत नहीं हैं। भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ है, संविधान ने तय कर दिया कि किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, किसी पर रोक नहीं होगी। सहमत हूं आपसे। दूसरी बात, इन कथावाचकों का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया था।
उनके बाल काटे गए, उनसे नाक रगड़वाई गई जमीन में, उनसे पैर छू छू के माफी मंगवाई गई, और आरोप तो ये भी है कि उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। तो जिस व्यक्ति का ऐसा अपमान हुआ हो, उस व्यक्ति को थोड़ा सहारा देना, थोड़ी हिम्मत देना जरूरी होता है। यही समाज का काम है, यही राजनीतिक लोगों का काम है। इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया कि कहीं वो इस अपमान से क्षुब्ध होकर कोई गलत कदम ना उठा लें। और जो प्रदर्शन हुए हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो ये उसके जो अहीर रेजिमेंट की मांग उठाने वाले लोग हैं, सब भारतीय बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी उठवाती है अहीर रेजिमेंट की मांग, और उनमें ज्यादातर हरियाणा के और गुजरात के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। हाँ, बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं। पर ये देखिए ना, भाटी जी आरोप क्या लगता है, मैं एक मिनट मुमताज जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी आरोप, समाजवादी पार्टी पर आरोप ये लगता है कि जो बीजेपी का आरोप है, भाटी जी सुन लीजिए, मेरा आरोप नहीं है, बीजेपी का आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में, और इस पर मैं राजेश जी से और त्रिपाठी जी से पूछूंगी, लेकिन अपने कार्यकाल में मौलानाओं और मौलवियों को जिस तरह के ग्रांट्स दिए, वो पार्टी अब आज के टाइम पे कथावाचक को मिलने वाली राशि पर इतने सवाल उठाती है, इसीलिए वो नमाजवादी कहते हैं उन्हें। बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। पहली बात तो ये कि जो वक्फ की बात कही जा रही, कब से आप लोगों ने उसको दोहराया कई बार, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वक्फ किसी मौलाना को नहीं दिया जाता, वक्फ किसी आम लोगों को नहीं दिया जाता। वक्फ जो है अल्लाह के नाम वो ज़मीन की जाती है, और उसके आप जानते हैं कि उसको चलाने वाला बोर्ड होता है, ठीक है उसका, तो इसलिए ये किसी पर्सनल नहीं दिया जाता कि किसी एक को दे दिया जाए। नंबर एक। नंबर दो ये कि अब हमारे यहाँ कोई आसाराम बापू नहीं है, तो कैसे कोई इल्ज़ाम लगाएगा। अब आपके यहाँ तो पहले लोग जो है बहुत, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अगर तस्वीर आप देखें तो मिल जाएगी, कैसे महिमा मंडित जो है आसाराम बापू किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ आपको सब पता है, तो मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा कि कौन कितना पैसा ले रहा है। एक मिनट रुक जाइए जरा से, अभी हम बोले नहीं आपके बीच में, अभी आपके बीच में हम बोले नहीं, एक मिनट रुक जाइए। तो मैं नहीं जानता ये सारी चीज़ें, लेकिन ये कि एक भी मौलाना हमें बता दीजिए जो 50 लाख रुपया लेता हो, एक मौलाना, हम भी बुलाते हैं, चाहे मौलाना कल्बे जवाद साहब हों या मौलाना अरशद मदनी साहब अहले सुन्नत में हों, या और हमारे एक भी मौलाना, आप बता दीजिए कि कोई 50 लाख रुपया लेता हो, क्या इसका पैसे ले रहे हैं? जैसे आप लोग टीवी पे जिस तरह से एक बिल्कुल हंगामा खड़ा करते हैं, एक भी हमें बता दीजिए क्यों आप मुसलमानों को ला रहे हैं? क्या अखिलेश यादव मुसलमान? भाई कहां से मुसलमान आ गया, कहां से मुसलमान आ गया? और ये जो आचार्य जी बैठे हैं, हमारे पास एक है दलित समाज के, आप बुलाएंगे अपने यहाँ कथा के लिए? बताइए, मैं लेके आना चाहता हूँ, मैं लेके आपके यहाँ आना चाहता हूँ दलित समाज के। आप जो है कथा करवाएंगे, आप कथा करवाएंगे, मैं लेके आऊंगा। नहीं देखिए, एक मिनट, मुमताज जी, आचार्य जी, नहीं आपने बोला आचार्य जी, वो कह रहे हैं मैं दलित समाज का व्यक्ति लेकर आता हूँ, कथा कराएंगे, जल्दी से बताइए मुझे। नहीं बताइए, मैं लेके आता हूँ इनके यहाँ। हाँ ठीक है, कब लेकर जा रहे हैं बताइए? ये तारीख आचार्य जी बताइए, ये तारीख दे, मैं लेके जाता हूँ। दलित समाज के हैं वो। अब जवाब सुनिए। हाँ आचार्य जी क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई। ये कह रहे हैं कि मैं दलित समाज के व्यक्ति को लेकर आऊंगा, ये क्या कथा करा पाएंगे अपने यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं। आइए, बिल्कुल करिए। मैं कह रहा हूँ ऋतुमला जी कौन है, दलित समाज से आती है। नवल किशोर दास जी कौन है दलित समाज से आते हैं? लिस्ट दे देता हूँ पूरी की पूरी, आपको हजारों संत है जो दलित समाज से जाती, ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे तो कबीरदास से लेकर रहीदास से लेकर करके वाला उनसे जाने दीजिए, मैं अभी की पूछ रहा हूँ। दलित समाज भारत के अंदर तो समाज का विच्छेद है ही नहीं, और वैसे ही बुलाइए लोगों को, मैं लेकर के आता हूँ, आप सुनवाइए। अगर यहाँ बैठकर अपने आप जो है सिर्फ बयानबाजी करते हो, राजनीति करते हो, और पीठ पीछे कुछ और करते हो, इसीलिए सवाल उठता है, और हमें घसीट लेते हो हर चीज में, हिंदू मुस्लिम कर देते हो। वह कहां से आ गया भाई? एक भी मौलाना बताइए ना, बताइए क्यों आप कह रहे हो अखिलेश यादव के मौलाना से डर जाते हैं? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदू अपीजमेंट कर रही है, हिंदू अपीजमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं मुमताज जी, वो हिंदू अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज तो खुलकर कहना चाहती हूँ कि इस देश में कोई भी व्यक्ति कथा कह सकता है, जातियों में बांटकर अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं खुलकर कहती हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी भी है हमारी
कि इस देश में अगर कोई भी कथावाचक है उसका कोई किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। जो ज्ञान रखता हो, जो जानकारी रखता हो, वो कथा कह सकता है, और ये एक जिम्मेदारी के तौर पर मैं कहती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहती हूँ कि उस विवाद के नाम पर एक जातीय संघर्ष हो, उस विवाद के नाम पर एक धर्मों के बीच बंटवारा हो, ये भी इस देश को समझना चाहिए। सियासी दल क्या करते हैं, आम व्यक्ति को इनसे फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH